हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल खुल रहा है रोजरी बायोटेक का IPO और आप लोग मेरे से पूछ रहे थे सर इसका रिव्यू करिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं लास्ट मोमेंट तक वेट करता रहता हूं ताकि सारी की सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो, जिसके बेसिस पर हम ठीक से, क्योंकि अप्लाई तो आराम से ही करना होता है, मैं तो लास्ट डे ही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए मैं लास्ट तक वेट करता रहता हूँ ताकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर कट मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम रोजरी बायोटेक के IPO से, और बाद में हम बात करेंगे बाजार अगले हफ्ते। देखिए, अगर हम बात करें रोजरी बायोटेक, तो ये जो कंपनी है ये एडवर्ड मेनेजिस, थोड़ा अलग नाम का है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, मेनेजिस, एडवर्ड मेनेजिस और सुनील चारी, इन दोनों ने मिलकर इसको 2003 में एज ए पार्टनरशिप फर्म चालू किया था, और तब इसका नाम था रोजरी लैबटेक, और बाद में इसका नाम रोजरी बायोटेक कर दिया था और इसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी क्या काम करती है? देखिए, ये कंपनी काम करती है स्पेशलिटी केमिकल के फील्ड में। देखिए, केमिकल्स दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक स्पेशलिटी होता है। तो जो रेगुलर केमिकल होता है, जो नॉर्मल केमिकल होता है, या ऑर्डिनरी कह लीजिए, रेगुलर कह लीजिए, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वो बड़ा बल्क में बिकता है, लेकिन उसमें परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बड़ा कम होता है। और जो स्पेशलिटी केमिकल होता है उसकी सेल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर उसका जो मार्जिन होता है वो बहुत हाई होता है। तो ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि स्पेशलिटी कंपनीज जो होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर एक अच्छे PE रेशियो पर लिस्ट होती हैं। अब अगर इस कंपनी की हम बात करें जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, रोजरी की, तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड के हैं। उसमें FMCG भी आ जाता है, अपैरल भी आ जाता है, पोल्ट्री भी आ जाता है, एनिमल फीड इंडस्ट्री भी आ जाती है, और इसके अलावा होम, पर्सनल केयर, दुनिया भर के स्पेशलिटी केमिकल वाले जो फील्ड हैं उसको ये कैटर करती है। अगर देखा जाए, ये इंडिया के साथ साथ और कम से कम 17 कंट्रीज के अंदर अपना माल बेचती है। अब अगर कंपनी के हम जो प्रोडक्ट लाइन है उसको कैटेगराइज करें तो बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: होम, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल। तो इन तीनों में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और कंपनी की जो टोटल प्रोडक्ट रेंज है वो 2030 से के आसपास है, यानी लगभग कंपनी 2030 प्रकार के डिफरेंट स्पेशलिटी केमिकल्स बनाकर अपनी जगह जगह बेचती है। अब कंपनी का ये भी देखने में आया कि कंपनी एक्सपेंशंस में भी लगी रहती है। अभी कंपनी ने रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर किया है, जर्मन की एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है बुजिल, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, बुजिल रोजरी प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, कंपनी इस वक्त कोशिश कर रही है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी केमिकल्स बनाए और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी केमिकल्स बनाए, और ये अपने आप में बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट। अगर हम बात करें आपके कंस्ट्रक्शन केमिकल की मार्केट की, तो ये लगभग $1.1 बिलियन की मार्केट है, और इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट वाली मार्केट जो है $1.7 बिलियन की है, और कंपनी कोशिश कर रही है इस एरिया में जाए। देखिए बेटा, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको उतना ही बताता हूं जितना ज़रूरी होता है। अगर मैं प्रमोटर की हिस्ट्री और बड़ा इमोशनल होकर बताऊंगा तो आपको लगेगा ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें पैसा लगा दो। लेकिन हमें एक बात समझनी होती है, हमें सिर्फ ये सोच के पैसा नहीं लगाना होता कि हम अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, हमें ये देखना होता है हम अच्छी कंपनी पे अच्छे रेट पे लगा रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, ये एग्जांपल आप बताइएगा आपको कैसा लगा। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 2000 के रेट पे मिल जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पर अगर आज की डेट में वो 10,000 के रेट पे मिले तो तोबा मैं नहीं लूंगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर से बढ़िया कंपनी कौन सी होगी? लेकिन भाई रेट भी तो देखना पड़ता है शेयर खरीदने से पहले। तो इसलिए जो होता है कि मैं ज़्यादा ना बैकग्राउंड को बहुत हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि किसी की भी कहानी सुनाओ ना तो बड़ी प्यारी लगती है, उससे इश्क हो जाता है। मैं चाहता हूँ आप कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ्स पर, उसकी वीकनेसेस पर, उसकी वैल्यूएशन पर इवैल्यूएट करें और फिर तय करें कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। इसलिए मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ कंपनी जो जिस मार्केट में काम करती है वो मार्केट है कितनी बड़ी। अगर हम बात करें जो ग्लोबल मार्केट है स्पेशलिटी केमिकल की, वो 2018 और 2023 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 2018 में लगभग $237 बिलियन, डॉलर बोलो तो US वाला है, बिलियन डॉलर की मार्केट रही है, जो कि 5.4% की रफ्तार से
बढ़ रही है और 2023 तक ये बढ़कर 308 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो मार्केट खासी बड़ी है। अब जहां जिस एरिया में रोसरी बायोटेक काम करती है, अगर उसकी मार्केट हम देखें तो उसकी जो मार्केट है वो लगभग 127 बिलियन यूएस डॉलर की है 2018 में, और बढ़कर 2023 तक 167 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, और रफ्तार जो ग्रोथ की है वो 5.6% की है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी, इंडिया के कंटेक्स्ट में जहां पर ये हमारी कंपनी काम करती है, ये वाली रोसरी बायोटेक, वो किस रफ्तार से, उसका साइज क्या है? अगर उसकी साइज की बात करें 2018 में वो 7.7 बिलियन डॉलर की थी, और वो इस वक्त बढ़ रही है एक बहुत तेज CAGR से 11.6% के CAGR से, और वो बढ़कर हो जाएगी 13.3 बिलियन डॉलर की 2023 तक। तो आप इमेजिन करिए कि मार्केट खासी बड़ी है। अब हम थोड़ी सी टेक्सटाइल की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी टेक्सटाइल के सेगमेंट को भी एड्रेस करती है, वहां पर भी अपना स्पेशलिटी केमिकल बेचती है, और वो जो मार्केट है वो है 1.2 बिलियन डॉलर्स की। तो अगर आप देखेंगे इस मतलब हर ओवरऑल आप मार्केट का साइज देखेंगे तो बड़ा वंडरफुल है, काफी बड़ा साइज है कंपनी के लिए, कहते हैं ना बहुत बड़ा प्लेग्राउंड अवेलेबल है जहां पर वो अपना गेम खेल सकती है। अच्छा, आजकल टेक्सटाइल के केसेस में ना थोड़ा सा हम केमिकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं और ग्रीन केमिकल की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रीन केमिकल की बात करें तो वो ग्रीन केमिकल की सेगमेंट में भी ये कंपनी काम कर रही है, और ये जो सेगमेंट है लगभग 10.5% CAGR की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अच्छा, कंपनी का प्रेजेंस जो साहब एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में भी है, और वहां पर ये जो ज्यादा कंसंट्रेट करती है पोल्ट्री और पेट्स में करती है। और पोल्ट्री और पेट्स का देखा जाए पूरे के पूरे एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में जो शेयर है वो लगभग 55% का है, 55% का है, और इंडियन मार्केट लगभग 0.14 बिलियन यूएस डॉलर की है। तो इसमें कंपनी का जो प्रेजेंस है वो काफी अच्छा है, बेहतरीन प्रेजेंस है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो कंपनी की स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेन बात है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, जिस एरिया में काम कर रही है, वो एरिया खासा बड़ा है। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड अवेलेबल है जिसमें वो कार्य कर सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेसेस की। देखिए, कोविड-19 के चलते हुए आपको पता है टेक्सटाइल की डिमांड काफ़ी कम हो रही है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाहर आना जाना कम हो गया, रेस्टोरेंट्स पार्टीज सब खत्म हो गया है। तो उसके चलते क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर में डिमांड में काफ़ी कटौती देखने को मिली है। एंड ऑब्वियसली जब ये उस सेक्टर को के लिए काम करती है, वहाँ के लिए स्पेशलिटी केमिकल बेचती है, तो ऑब्वियसली इसका भी इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा, ये उससे बच नहीं सकती। एक दूसरा चिंता का विषय ये है कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बड़ा छोटा है। अगर मैं कंपनी के टॉप के 5 क्लाइंट ले लूं तो उससे कंपनी को लगभग 44% का रेवेन्यू मिलता है, यानी 5 क्लाइंट लगभग 44% का रेवेन्यू कंपनी को देते हैं। अब सोचें इन 5 क्लाइंट में से 2-3 इधर उधर हो जाए तो वो तो उधर उधर बाद में होंगे, कंपनी पहले इधर उधर हो जाएगी। कैसा लगा डायलॉग? अच्छा, अगर हम टॉप के 10 कस्टमर ले लें तो वो लगभग 54% ऑफ टोटल रेवेन्यू कंपनी को देती है। देखो, जो लोग ना कुछ लोगों पे निर्भर करते हैं उनका धंधा रिस्की हो जाता है, आप इस बात को मानेंगे। उसके कई कारण होते हैं भाई। जो इनका क्लाइंट बेस है, कल को हो सकता है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन करना शुरू कर दे, वो बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचे, तो हो सकता है वो खुद ही अपने केमिकल बनाना शुरू कर दे, तो इस कंपनी की डिमांड गई। और ये भी हो सकता है उसको कोई और दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी अच्छे रेटों पे माल दे दे धंधा तोड़ने के लिए, तो भी इस कंपनी की डिमांड गई। तो ये एक बात मानी जाती है कि जो कंपनियों को कुछ ही कस्टमर से बहुत बड़ा धंधा मिलता है, वो कंपनियां सदा रिस्क के दायरे में रहती हैं। तो ये रिस्क और ये वीकनेस तो इस कंपनी की बिल्कुल क्लियर कट है। एक और अगर हम देखें तो कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं होती है। भाई शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, कहते रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, यानी एक काम खत्म हुआ तो नया काम ढूंढो, नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करो। ये नहीं कि किसी से 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसके चलते भी कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और एक रिस्क जो आजकल ज्यादातर आपको सेक्टर्स में देखने को मिलेगा साहब, वो कंपटीशन का है। और अपना स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर भी इससे कोई अछूता नहीं है। इसमें नई और पुरानी कंपनियां बहुत ज्यादा compete करती हैं, जिसके चलते कंपनी को देखनी पड़ सकती है अगर कंपटीशन का लेवल बढ़ जाए। अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपोर्ट की, 2020 की बात करें, 2019 की बात करें, 2018 की बात करें, तो जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू उसमें जो एक्सपोर्ट का शेयर रहा है वो 2020 में 11%, 2019 में 13.92% और 2018 में
13.77% रहा है। तो अगर एक ट्रेंड देखें, लेटली कंपनी का एक्सपोर्ट का शेयर टोटल रेवेन्यू में घटा है और खासा घटा है। 2019 में लगभग 14% हो गया था और अब 3% के आसपास गिरकर 11% रह गया। यह भी थोड़ी सोचने की बात है। अब बेटा चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो कहलाता है वैल्यूएशन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कंपनी का अच्छा होना जरूरी नहीं है, कंपनी को अच्छे रेट पे लेना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन किस प्रकार का है, कंपनी किस तरह के वैल्यूएशन पर बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। आइए बात करते हैं कंपनी की। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें, जो टोटल सेल्स है वो लगभग 600 करोड़ की है, 600 करोड़, और उस पर जो प्रॉफिट है लगभग 65 करोड़ का है। टू बी प्रिसाइज 65.25 करोड़ का जो है उनका टोटल प्रॉफिट है। अब अगर हम इसको अर्निंग पर शेयर के टर्म्स में बात करें, पोस्ट इशू के बाद ये अर्निंग लगभग 12 रुपए 60 पैसे के आसपास बनकर आती है। कंपनी जिस रेट पर आईपीओ ला रही है उसका जो अपर बैंड है 425 है, और उम्मीदन अलॉटमेंट भी 425 पे होगी। अगर 425 पे हम कंपनी की प्राइस अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर प्राइस अर्निंग रेशियो निकालें तो वो हमारा 33.8 टाइम्स निकल के आता है। सावधानी से, ध्यान से इस बात को सुनिए, 34 टाइम्स का प्राइस अर्निंग रेशियो है जिस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब कंपनी के कंपटीटर्स कौन से हैं, पीयर्स कंपनियां कौन सी है जो इस तरह के धंधों में लगी हुई हैं? मैं पहले बता दूं, ये सेक्टर बड़ा प्यारा है, इसकी सारी कंपनियां बाजार में अच्छे भाव पर लिस्टेड हैं। इनमें से मैं कंपनियों के नाम बताता हूं जो खास खास कंपनियां हैं। आरती इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स, अतुल, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स और फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। आप कई बार में से पूछते हैं अच्छी कंपनियां बताइए केमिकल सेक्टर की। साहब ये जितनी भी कंपनियों के मैंने नाम दिए ये सारी उम्दा कंपनियां हैं। अगर आप इन कंपनियों में मौका लगते वक्त अच्छे रेटों पे शेयर ले लें तो आप लॉन्ग रन में विनर होंगे। तो लीजिए, मैंने आपको कुछ अच्छी कंपनियों के नाम भी गिनवा दिए। अब अगर हम रोसरी बायोटेक को इन कंपनियों से कंपेयर करें तो पहली बात यह निकल कर आती है कि जो रोसरी बायोटेक है वो इन कंपनियों के मुकाबले खासी छोटी कंपनी है। पहली बात आप ये समझिए। अब मैं इन सभी कंपनियों के आपको फाइनेंशियल्स दिखाता हूं जिसमें मैं ज्यादा ध्यान डालूंगा किसके ऊपर, प्राइस अर्निंग रेशियो पर। तो फिर से एक बार बोल दें, रोसरी बायोटेक का प्राइस अर्निंग रेशियो जो निकल के आ रहा है वो अपर बैंड पे वो लगभग 34 टाइम्स है। टू बी प्रिसाइज इट इज 33.8 टाइम्स। अब आइए बात करते हैं साहब, आरती का जो शेयर है बाजार में ट्रेड हो रहा है वो 30.9 यानी लगभग 31 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है। कामयाब कंपनी है। विनाती ऑर्गेनिक्स की बात करें 31.3 टाइम्स, अतुल की बात करें 20.9 टाइम्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की बात करें 24.3 टाइम्स, फाइन ऑर्गेनिक की बात करें 36.4 टाइम्स। तो यानी जितनी भी मैंने कंपनियां बताई केवल एक ही ऐसी कंपनी है, वो है फाइन ऑर्गेनिक्स, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो रोसरी बायोटेक के प्राइस अर्निंग रेशियो से ज्यादा है। अदरवाइज बाकी सभी फेमस कंपनी, भले वो आपकी आरती हो, विनाती हो, विनती कहते हैं कई लोग, विनाती कह देते हैं, अतुल हो, भले गैलेक्सी हो, भले मतलब ये फाइन ऑर्गेनिक्स का तो ज्यादा है, ये सभी कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो रोसरी बायोटेक से कम है। एक तो रोसरी बायोटेक छोटी कंपनी है, ऊपर से प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है। तो इसके चलते हुए आप ये मत सोचिए कि रोसरी बायोटेक का इशू बहुत सस्ते रेटों पर आया है। अब ओवरऑल मेरा क्या मानना है मैं आपको बता देता हूं। रोसरी बायोटेक जो है मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छी कंपनी है, अच्छे सेगमेंट में काम करती है, और मुझे लगता है इसका आईपीओ प्रीमियम पर ही लिस्ट होगा, और ऐसा सुनने में आया ग्रे मार्केट में इसका ठीक ठाक प्रीमियम है। तो ओवरऑल जो है सब इसका बेटर लग रहा है। ये पक्की बात है कि बहुत अंडर प्राइस करके इसका आईपीओ नहीं आया, और मैंने देखा है आजकल आईपीओ अंडर प्राइस आते भी नहीं है। पर जब शुरू में आईपीओ लिस्ट होता है ना तो बड़ी उसमें गर्माहट होती है। तो एक अच्छे प्राइस अर्निंग रेशियो पे है तो मैं तो इसमें अप्लाई करूंगा, पूरा विचार है। फिर भी मैं फाइनल डिसीजन लास्ट डे लेता हूं सब्सक्रिप्शन को देखकर। कई लोग कहते हैं साहब सब्सक्रिप्शन को देखकर डिसीजन क्यों लेते हैं, आप अपने बेसिस पे लीजिए। बेटा ऐसा नहीं होता। जैसे एक आदमी बिजनेस करता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स क्या पॉलिसीज लगा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, उसको देखकर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है। आईपीओ का धंधा भी उसी तरह का है। अदरवाइज देखिए कितने सारे लोगों ने कहा था एसबीआई में लगाओ, एसबीआई में लगाओ, एसबीआई कार्ड्स में लगाओ, एसबीआई कार्ड्स में लगाओ, और उसका आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था और सबने हाथ झाड़ दिए थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, बाजार मंदा है।
तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ का गेम टोटल सेफ है। इसलिए मैं को ओवरऑल अच्छा लग रहा है और मुझे अभी के हिसाब से लग रहा है मैं इसमें जरूर इन्वेस्ट करूंगा। फाइनल वर्डिक्ट मैं एक बारी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देख के दूंगा। वैसे 99% चांस है मैं इसमें करूंगा क्योंकि कंपनी मुझे ठीक ठाक और बढ़िया लग रही है। आइए अब आपको कंपनी के थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं। कंपनी का आईपीओ जो है 13 तारीख को खुल रहा है, 15 तारीख को बंद हो रहा है। सारी चीजें स्क्रीन पर आ गई हैं। इसका जो मार्केट लॉट है 35 का है। शेयर बीएसई एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है लगभग 34 टाइम्स के आसपास है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 423 से 425 का है। मान के चलिए अलॉटमेंट 425 पे होगी। आइए अब आईपीओ की बात हो रही है तो आपके साथ एक और चर्चा कर लें। मेरे बहुत सारे मेंबर्स सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं सर आईपीओ के लिए क्या करें। देखिए आईपीओ के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप आईपीओ जो है अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग और यूपीआई के द्वारा। और कई बार आप मेरे से ये भी पूछते रहते हैं सर किसी अच्छे डीमैट अकाउंट का बता दें। तो वैसे तो देखिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं बाजार के अंदर और मैं आपके साथ एक चर्चा करता हूँ ऐसी ऐप जो बहुत अच्छी ऐप है और जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। शायद आप मेरा इशारा समझ भी गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही फास्ट है, वेरी इजी टू डू है और इसमें सेल परचेज तो आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और एक मजेदार बात कि अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप मात्र 100 रुपए से ट्रेड चालू कर सकते हैं और इसका जो डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवा लेंगे तो उसमें आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी बात बताऊं, ये जो अपना अपस्टॉक्स है इट इज बैक्ड बाय फेमस रतन टाटा जी। तो इसमें मतलब अकाउंट खुलवाना कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, चुटकियों का काम है। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पैन और आधार, लेकर बैठ जाइए और फटाफट आप अकाउंट खुलवा लेंगे। और एक अच्छी बात, इस वक्त अपस्टॉक्स पर बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं और ऑफर क्या है मैं बता दूं। इस वक्त जो है उनका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री खुल रहा है और बात यहां ही नहीं खत्म होती। अगर अभी आप अकाउंट खुलवाएंगे तो पूरा महीना यानी 30 दिन बिना ब्रोकरेज के आप ट्रेड कर सकते हैं साहब। 30 दिन बिना ब्रोकरेज के कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो मर्जी बेच लो खरीद लो, 30 दिन तक कोई चार्ज नहीं। और इसके अलावा आप तो मनी कंट्रोल को जानते ही हैं, उनका एक प्रो सब्सक्रिप्शन होता है जिसकी कीमत है 1999 रुपये। वो भी इस वक्त अपस्टॉक्स में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बिगनर्स हैं जिनको या जो पुराने लोग भी हैं जिनको स्टॉक्स के बारे में खास इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मनी कंट्रोल प्रो पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी डिटेल आपके लिए अपस्टॉक्स के बारे में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते। भाई बाजार अगले हफ्ते की बात करें तो उसमें आपको पता है वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट आपके सामने आ गया। बाजार लगातार नए नए मुकाम स्थापित करता जा रहा है और 50 वीक्स का मूविंग एवरेज काटने की कोशिश कर रहा है। अगर लास्ट कैंडल आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, आपके सामने आ गई है। जो लास्ट कैंडल बनी है उसकी बॉडी पतली है, विक ऊपर वाली खासी लंबी है, नीचे वाली ठीक ठाक है। और अगर आप इस कैंडल को पिछली कैंडल से कंपेयर करेंगे तो एक खास बात देखने को मिलेगी साहब। देखिए ध्यान से, क्या गैप रह गया है, क्योंकि इसकी जो पिछली कैंडल का हाई है और इस वीक की कैंडल का जो लो है उनके बीच में गैप है। वो गैप आप देखो, मैंने एरो ऑरेंज कलर के एरो से दिखाया कि भाई ये गैप रह गया। और ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का माना जाता है कि भाई ये गैप मार्केट सूनर और लेटर फिल कर देती है। और आपको तो पता ही है मैं इस गैप के ऊपर बहुत ध्यान देता हूं और इसलिए प्यार से कई बार इसको एमकेजे गैप थ्योरी भी कह देता हूं, क्योंकि जितना स्ट्रेस और जितना ध्यान मैं गैप पे देता हूं मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो इसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सारों का मानना और मेरा तो बड़ा मानना है कि डेली के चार्ट पर तो ये गैप जरूर फिल होता है और वीकली पर स्पेशली इंडेक्स कैटेगरी में देखा जाए इस तरह का गैप अगर क्रिएट हो जाता है तो सूनर और लेटर फिल होके ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बाजार आने वाले वक्त में गिर सकता है। ओवरऑल अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें, बोलिंजर बैंड पे अगर आप देखें तो भाई कैंडल्स जो हैं मीडियन लाइन से ऊपर हैं, कैंडल लगातार ऊपर बन रही है, पिछले कई हफ्तों की लगातार हरी कैंडल है और सारी बातें 50 वीक के ईएमए को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप कैंडल्स की बात करें तो भाई बाजार जो है बुलिश है। आप कैंडल के पे भी कह सकते हैं और बोलिंजर बैंड पे कह सकते हैं। अब अगर ईएमए की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, तो वहां बुलिश नहीं है क्योंकि उसको काटने की कोशिश कर रहा है, काट देगा तो साफ बुलिश भी हो जाएगा।
आइए अब चर्चा करते हैं एमएससीडी चार्ट पर। भाई एमएससीडी चार्ट पर तो लगातार 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 और बड़े और बड़े और बड़े हिस्टोग्राम बन रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी वीकली एमएससीडी चार्ट पर तो हमारा निफ्टी बहुत मजबूत है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई लगातार मजबूत होता जा रहा है और अब बढ़कर 56 हो गया है। तो माना जाता है 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड। 70 से 80 की रेंज मानी जाती है ओवरबॉट की। यह माना जाता है जब इस रेंज में हमारा आरएसआई एंटर कर जाता है तो सूनर और लेटर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। इसी तरह 20 से 30 की जो रेंज मानी जाती है, 30 से 20 की रेंज मानी जाती है, वो मानी जाती है ओवरसोल्ड जोन की। और माना जाता है जब हमारा आरएसआई इस रेंज में आ जाता है तो सूनर और लेटर बाजार चढ़ता है। तो इस वक्त तो ये बढ़ रहा है, अभी ओवरबॉट जोन खासा दूर है। तो हम यही कहेंगे कि आरएसआई चार्ट पे बाजार मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली एनालिसिस तो मोटा मोटा साहब मजबूती का ही है, ये बात तो हमें टेक्निकल चार्ट पर साफ नजर आ रही है। बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आ गया आपका सारा वीकली डाटा। भाई अगर वीक का डाटा देखो तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। आप कॉल के डाटा की बात करें, कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम लगातार 11,500 पर है और आप ध्यान से डाटा को देखिए, बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन वेडनेसडे को हल्का सा गिरा था, अदरवाइज लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, यानी उसमें मजबूती देखने को मिल रही है। यही स्थिति सेकंड हाईएस्ट लेवल की है जो 11,000 के लेवल पर है और वहां भी आप देखेंगे लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बीच में 2 दिन गिरा लेकिन उसके बाद फिर फ्राइडे को बढ़ गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉल का डाटा यही बता रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वो ऊपर के लेवल पर है, यानी बाजार में बुलिशनेस साफ नजर आ रही है। पर बाजार को 11,000 और उसके बाद 11,500 काटने के लिए बहुत कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम तो कांस्टेंटली रहा 10,000 के लेवल पर, यानी 10,000 के नीचे बाजार गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10,000 पे बहुत भारी सपोर्ट है और अगर आप 10,000 पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी लगातार खासा बढ़ता चला जा रहा है। और सेकंड हाईएस्ट जो रहा है 3 दिन, पिछले हफ्ते में 3 दिन रहा 9,000 और 2 दिन रहा 9,500 और लेटली 9,000 के लेवल पर है। तो ओवरऑल पुट का डाटा भी बाजार की जो सपोर्ट है वो 10,000 के लेवल पे कह रहा है। तो इसके बेसिस पे आने वाले हफ्ते की बात करें तो आने वाले हफ्ते में बाजार 10,000 और 11,000 की रेंज के बीच में कहीं इधर उधर हिचकोले खाता रहेगा। 11,000 से ऊपर जाने के लिए और 10,000 से नीचे आने के लिए बाजार को काफी कशमकश करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, जहां हम चर्चा करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। तो भाई यहां भी डेटा कंसिस्टेंट है। मैक्सिमम पेन आपको देखने को मिलेगा 10,000 के लेवल पर, जहां पर सबसे ज्यादा टोटल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है और यह लेवल भी लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सेकंड हाईएस्ट लेवल जो मिलता है वो 11,500 के लेवल पर है, जहां पर सेकंड हाईएस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और यह लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि बाजार कहीं ना कहीं 10,000 के लपेटे में विद अपवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि सेकंड हाईएस्ट जो है हमारा 11,500 के लेवल पर है, तो बायस अपवर्ड है। तो बाजार 10,000 से ऊपर कहीं ये जो हमारा चल रहा है इस वक्त, कौन सी सीरीज चल रही है, जुलाई सीरीज, कहीं 10,000 के ऊपर ही जाके बंद होनी चाहिए। अभी तक डेटा के हिसाब से आने वाले वक्त में चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कोविड से रिलेटेड सिचुएशन खराब होती जा रही है, कई सारे फैक्टर्स नेगेटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। भाई साहब आपके सामने आ गए। हफ्ते में होते हैं 5 ट्रेडिंग सेशन। एफआईज का डेटा देखा जाए तो 5 में से 2 दिन नेट बिकवाली और 3 दिन नेट खरीदारी, और हफ्ते को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 634 करोड़ की नेट बिकवाली अर्थात नेट सेल्स हमारे एफआईज ने करी। और डीआईज तो भाई साहब उनको पिछाड़ गए, आज तो आगे निकल गए। 5 में से 4 दिन लगातार उन्होंने नेट बिकवाली की है, मात्र एक ही दिन हल्की सी नेट खरीदारी की थी। और अगर पूरे हफ्ते का डाटा जोड़ लिया जाए तो कुल मिला के एफआईज के मुकाबले कई गुना यानी 2,609 करोड़ की नेट सेल्स अर्थात नेट बिकवाली की है, जो कि देखने में साफ नजर दिखा रहा है कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, माल की सेल बढ़ गई है। अगर अब दोनों का डाटा कंपेयर कर लिया जाए तो पहले 2 दिन हफ्ते के आप देखेंगे नेट
खरीदारी थी और उसके बाद 3 दिन नेट बिकवाली और पूरे हफ्ते का जोड़ लें तो भाई साहब 3200 करोड़ से ज्यादा की नेट सेल्स अर्थात नेट बिकवाली, यानी टू बी प्रिसाइज 3243 करोड़ की नेट सेल्स नेट बिकवाली हमारे दोनों भाइयों ने मिलकर करी है। तो ओवरऑल इस हफ्ते उन्होंने अपना माल बेचा है और बाजार से विदाई ली है। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहें तो ज्वाइन के साथ सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, दबा दीजिए और फिर आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। 4 तरह के मेंबर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। बीच बीच में मैं इनके बारे में बताता हूं। सबसे बढ़िया प्लेटिनम है जो काफी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि डेली बेस पे आपको पता है मैं ऑप्शन के काफी ट्रेड करता हूं और सारे अपने ट्रेड्स और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मेरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये याद रखिएगा, नो टिप, बिकॉज जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं प्लैटिनम के साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा मेरे 2 प्लान हैं व्हाट्सएप के, एजुकेशन प्लान, जो इसके लिए आप नंबर ले सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेंबर बनने में मदद करेगी। 2 प्लान सफायर जिसमें सब कुछ है और रूबी जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है। सफायर में फ्यूचर एंड ऑप्शन छोड़ के सब, और भाई साहब रूबी में फ्यूचर एंड ऑप्शन भी साथ में है, सब कुछ तो है ही। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना, सबके रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ले लीजिए। और मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी किताबें पढ़नी है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पे मैं डेली ढेरों अपडेट्स, ढेर इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं। इसको जरूर ज्वाइन कर ली क्योंकि जिसको इसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट में बहुत कामयाबी हासिल करें।